Hello students, welcome to Eslal's Institute of English in collaboration with प्रज्ञांश क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे जॉन डन के विषय में सारा कुछ चर्चा किया था, सारे वर्ड्स मीनिंग बताए थे, फिर मैंने एक स्टैंजा भी पढ़ाया था विस्तार से, और स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टैंजा 1 दिख रहा है अभी, और उसमें सारे ओल्ड इंग्लिश जो थे उसकी भी चर्चा किया था, और जो मेन वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग है वो साइड में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले स्टैंजा 2 का मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ा सारांश कर देता हूं स्टैंजा 1 का। मैंने इसमें बताया था कि जॉन डन जो है वो अपने वाइफ से बोलते हैं कि प्रियतम प्यार, मैं जाता हूं, और वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे से वरिड होकर के, तुमसे तंग आकर के, तुमसे ऊब करके नहीं जा रहे हैं, न ही इस दुनिया में से ये उम्मीद कर करके जा रहे हैं कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर हमें कुछ तुमसे ज्यादा कोई अत्यधिक प्रेम मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर निश्चित रूप से मैं मर भी जाता हूं तो ये अच्छा भी रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं इस संसार को छोड़कर मृत्यु को गले लगाने के लिए जो जा रहा हूं, तो उससे तुम्हारे साथ हमारा जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो खत्म हो जाएगा। ये बात उसने स्टैंजा 1 में बताई जॉन डन ने। अब मैं विस्तार से फिर स्टैंजा 2 पे आता हूं। स्टैंजा 2 में बोल रहा है, आप देख रहे हैं यहां पे स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है स्टैंजा 2, वर्ड मीनिंग सारे लिखे हुए हैं। यस्टर नाइट द सन की स्पेलिंग देखें, लिखा हुआ ब्रैकेट में, ओरिजिनल मॉडर्न इंग्लिश में, वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। यस्टर नाइट का मतलब पिछली रात जो है सूरज चला गया था, यानी कि सूर्यास्त हो गई थी। एंड येट इज हियर टुडे, और फिर भी अब यहां पर आज है, यानी कि जैसे मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ करके, तो फिर जैसे सूरज फिर अगले दिन आ जाता है, तो हमारा एग्जिस्टेंस हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगली सुबह को फिर हम लौट के आ सकते हैं। हर दिन शाम को इस दुनिया से सूरज विदा लेता है और फिर अगली सुबह आ जाता है। ठीक उसी तरीके से मेरे से भी तुम्हें उम्मीद करो, ऐसी तुलना करो। He hath no desire nor sense, जैसे सूरज को के लौट आने के लिए उसका न तो कोई उद्देश्य होता है, कोई भावना होती है, डिजायर होता है, और ना ही कोई सेंस होता है, ना कोई सोच होती है। आप देख रहे होंगे यहां पर डिजायर और सेंस का मीनिंग दिया हुआ है। डिजायर का मतलब भावना, सेंस का मतलब सोच। तो न डिजायर होता है और न कोई सेंस होता है। जैसे सूरज के आने का और जाने की न कोई भावना होती है, न सोच होती है, वो नियमित या क्रमिक रूप से, कंटिन्यूअस रूप से अपना काम करता है, ठीक वैसे ही मैं भी आता जाता रहूंगा। ठीक है। इसके बाद फिर बोलता है नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और फिर याद दिलाता है कि देखो पृथ्वी की जो दूरी है, सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वो इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। पृथ्वी तक उसकी यात्रा की जो दूरी है वो इतनी कम भी नहीं होती है। देन फियर नॉट मी, इसलिए कवि जो है प्रेमिका को बोलता है कि तब यह भय भी नहीं होना चाहिए कि कभी वापस आएगा कि नहीं आएगा। जबकि सूरज और पृथ्वी की एक दूरी होती है, लेकिन फिर भी सूरज प्रत्येक दिन पृथ्वी के पास आ जाता है। ठीक उसी तरीके से मैं भी, तुम्हारे अंदर में भय नहीं होना चाहिए, और मैं भी तुम्हारे पास लौट के आ जाऊंगा, ऐसा बताता है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास रखो मैं ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? स्पीडियर जर्नीज। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, सूरज की जो यात्रा है, जर्नी है, और मेरी जो यात्रा है, वो सूरज की तुलना में मेरी जो यात्रा है, वो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो कहीं ज्यादा होगी। यानी कि सूरज की गति से मेरी गति ज्यादा होगी।
since I take more wings and spurs than he. क्यों? क्योंकि मैं कुछ विशेष पंख और विशेष प्रेरणा को उससे लेकर के और मैं यात्रा करूंगा। यानी कि हमारे अंदर में कवि बोलता है कि विश्वास करो कि मैं एक कामयाब सफर करूंगा, ऐसा उसको बताता है, उसको विश्वास दिलाता है। तो ये रहा पहले पैराग्राफ का, सेकंड पैराग्राफ का ये एक्सप्लेनेशन। उसमें ये कवि बोलता है, सारांश में मैं बता देता हूं कि कवि अपनी पत्नी को बता रहा है कि सूरज जैसे अगली सुबह फिर लौट करके आ जाती है, हर दिन शाम को वह दुनिया से विदा हो जाती है, फिर सुबह में उसका आना हो जाता है। उसके आने के लिए न तो कोई भावना होती है, न कोई उद्देश्य होता है, लेकिन फिर भी आता है। और पृथ्वी तक की जो उसकी यात्रा की दूरी है वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि तुमको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक विशेष पंख रख करके और एक विशेष प्रेरणा के साथ, जो तुम्हारे प्रेम की जो प्रेरणा है, तो सूर्य की जो गति है उससे भी अधिक गति के साथ मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। बोलता है, फीबल का मतलब कमजोर। बोलता है कि अरे, जो मनुष्य की जो ताकत होती है ना, वह कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर। बोलता है कि अगर अच्छे भाग्य जुड़ जाते हैं तो आदमी जो है वह क्या हो जाता है, वह आदमी एक दूसरा घड़ी, एक दूसरा समय, एक आवर जो है उसको ऐड नहीं कर सकता। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि पोएट ये बताने की कोशिश करता है कि मृत्यु का जो अनुमान लगाते हैं हम लोग ना, और वियोग में आ जाते हैं जानबूझ करके मृत्यु का बहाना लेकर के, तो ये दुर्बल विचार के विषय में बता रहा है कि ये जो ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट ऐड अनदर आवर। बोलता है कि जो दुर्बल भावनाएं होती हैं मनुष्य के अंदर में, मृत्यु की जो भावनाएं होती हैं, वो बोलता है कि मनुष्य जो सुख प्राप्त कर लेता है उसके एक एक क्षण की भी वृद्धि नहीं कर सकता है। उसके अंदर में वो शक्ति नहीं होती है कि वह अपने एक क्षण की वृद्धि कर ले उसमें। नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, और न ही उसके अंदर में ये होती है कि वह अपनी जो लास्ट लॉस्ट आवर बोलता है, खोया हुआ जो समय होता है, पल होता है, उसमें वृद्धि करने का, उस विपत्ति में भी वृद्धि करने का, उसके अवधि में वृद्धि करने का भी सामर्थ्य उसके अंदर में नहीं होता है। बोलता है कि ये मनुष्य हमेशा ऐसा करता है, इतना कमजोर होता है मनुष्य, कि मनुष्य की शक्ति जब क्षीण हो जाती है ना, तो वह अच्छे में भी, मतलब अपने अच्छे दिनों को भी नहीं बढ़ा सकता है और न ही अपने बुरे दिनों को बढ़ा सकता है। ये मनुष्य के अंदर में ताकत नहीं होती है। वो सब कुछ निमित्त होता है। अच्छे दिनों को एक निश्चित समय तक भोगना होता है और बुरे दिनों को एक निश्चित समय तक भोगना होता है। बट कम बैड चांस एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ। और प्राय ऐसा होता है कि मनुष्य के अंदर में एक दुर्भाग्य आता है और वह अपने दुर्भाग्य को अपने ताकत के हिसाब से वह उसको ज्वाइन करता है, उसमें शामिल होता है, उसमें उसको भोगता है। ऐसा कर सकते हो कि अपनी ताकत के हिसाब से उस खुशी को वह भोगता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और फिर हम लोग इसको पूरी कला के साथ, पूरी आयाम के साथ या विस्तृत भावना के साथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। और हम लोग क्या करते हैं कि उसमें वृद्धि लाते हैं। कैसे वृद्धि लाते हैं? वृद्धि लाते हैं अपने ताकत के हिसाब से। यानी कि इस जो स्टैंजा नंबर जो 3 है उसमें ये बताने की कोशिश करता है पोएट कि आदमी की ताकत जो है बहुत फीबल होती है, बहुत शक्तिहीन होती है, और यदि अच्छे भाग्य आते हैं तो उसका विनाश भी हो जाता है और आदमी उसमें कोई दूसरा आवर, दूसरा पल नहीं जोड़ पाता है, और न ही खोए हुए जो पल होते हैं, जो लॉस्ट आवर होता है, उसको रिकॉल कर सकता है, उसकी वापसी कर सकता है। लेकिन जब बैड चांस आता है, जब खराब मौका आता है,
और हम अपनी ताकत के साथ इससे जुड़ जाते हैं और हम अपनी कला और जो विस्तृत भावनाएं होती हैं उसको बनाते हैं, तो इस कारण वह स्वयं ही हमको आगे कर देता है। ये स्टैंजा 3 का एक्सप्लेनेशन होता है। अब आते हैं स्टैंजा 4 में। स्टैंजा 4 में वेन दाउ साइस्ट, यहां पर एक आग्रह है, क्योंकि एक प्रेम विरह जैसी यहां पर एक गीत जैसी चीजें हैं। इसमें पोएट की जो पत्नी है उसके पोएट के जाने के दुख में है, और पोएट उसको समझा रहा है कि इन केस अगर हम किसी कारणवश हम नहीं लौट के आ पाते हैं, तो जो परिस्थितियां बीच बीच में बन रही है उसी को समझा रहा है। एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझा रहा है पोएट, यहाँ पे एक दर्शन बता रहा है, जीवन का एक दर्शन बता रहा है। When thou sighest not wind. अब यहां पर पोएट बोलता है कि देखो कि जब तुम दर्द से कराहती हो, आहें भरती हो, तड़पती हो, तो तुम्हारा जो ये दर्द होता है ना, ये तुम्हारे ये जो आहें भरना होता है, ये आहें भरना ऐसा अनुभव देता है कि जैसे तुम किसी मतलब आत्मा से, ऐसा नहीं कि जब तुम दर्द से तड़पती हो तो तुम अपनी सांसों से नहीं तड़पती हो, तुम अपनी सांस पर नहीं तड़पती हो, ऐसा बता रहा है। नॉट विन, वेन दाउ साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट विन, तुम अपनी सांसों से आहें नहीं भरती हो, बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम ऐसा मैं कह सकता हूं कि तुम मेरी आत्मा को, मेरी सोल को एकदम से ऐसा लगता है कि डिगा देती हो, हिला देती हो, झोल देती हो, झोल कर रख देती हो। यानी कि तुम्हारी जो आहें भरना होता है मेरे नहीं रहने के लिए, तो ऐसे स्थिति में तुम्हारी आहें जो निकलती हैं सांस से, वो सांस से नहीं निकलती है, बल्कि वह हमारे आत्मा को निकाल देती है, आत्मा को ढीला देती है। When thou weepest, और जब तुम आंसू बहाती हो, रोना शुरू करती हो, अनकाइंडली काइंड, और अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है वियोग और लगाव से, यानी कि बेढंगे तरीके से जब तुम रोना शुरू करती हो, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके, और मेरा जो जीवन के अंदर में जो रक्त है, या जीवन से जो रक्त है, वो लगता है जैसे डीके कर जाएगा, वह सूख जाएगा या निकल जाएगा। यानी कि तुम्हारी आहें भरना ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा को निकाल देगी, और तुम्हारा जो रोना है ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर से मेरे जीवन रक्त को निकाल देगा। इट कैनॉट बी दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट, और ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ऐसा ही करती हो, जैसा कि तुम दाउ लवस्ट मी एंड दाउ सेस्ट, और ऐसा कहती भी हो तुम कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और ऐसा जब तुम करती हो, यदि तुम मेरे जीवन को नष्ट कर दोगी, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तो यह काम मेरे लिए अच्छा रहेगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे जीवन को नष्ट कर दो? नहीं, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो थर्ड पैराग्राफ में जैसा होता है कि अब फोर्थ पैराग्राफ में उसके कनेक्शन में पोएट अपनी पत्नी के आहें भरने और रोने के जो क्रियाएं हैं उसको समझा रहा है, और कह रहा है कि जो प्रेमिका की आंखें को देखने के बाद, आंखों को देखने के बाद जो वो देख रहा है कि किस तरह से वो आहें भर रही हैं, और फिर किस तरीके से वियोग हो रहा है, और फिर किस तरीके से वो निर्दयी तरीके से वो रोना शुरू करती है, तो फिर कभी का रक्त खून सूख जाता है, और फिर वह रो करके वह पोएट बता रहा है कि तुम अपना बुरा कर रही हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम अपना अहित कर रही हो, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि पोएट ये बता रहा है कि हमारा और तुम्हारा जो संबंध है वो एक जिस्म एक जान जैसा है। तो कभी ये समझाने की कोशिश कर रहा है और सोच भी रहा है कि उसकी पत्नी की जो उदासीनता है वह उससे प्रेम नहीं कर सकती है, ऐसा लग रहा है, इसको रोना नहीं चाहिए। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ में हम लोग। लेट नॉट दाई डाइविंग हर्ट,
let not thy divining heart forethink me any ill। अब वो पोएट बता रहा है कि देखो ऐसा है कि अब तो तुमको, डाइवनिंग का मतलब यहां दिया हुआ है चिंता करना, विचार करना, विचार मग्न होना। तो बोलता है कि तुमको ऐसा अब करना है कि तुम्हारा जो चिंता करता हुआ, विचार करता हुआ जो हृदय है, सोच है, यहां पर हार्ट का मतलब सोच या विचार, फॉर थिंक में एनी एल, कि तुमको मेरे विषय में कोई गलत नहीं सोचना चाहिए। पोएट बताने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी के अंदर में मेरे लिए कोई दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और फिर यह बताने की कोशिश करता है कि देखो अब है कि भाग्य तुम्हारा साथ दे सकता है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ दे सकता है, और तुम्हें ऐसा करने से डर लगता है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन तुम बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग एक साथ भले ही नहीं है, हम लोग अकेला एक तरफ हो गए, टर्न असाइड हो गए, बिछड़ गए, अलग हो गए, सिर्फ सोने के लिए, यानी हम लोग एक साथ सो नहीं रहे। दे हु वन अनदर की, जो दूसरे लोग रखते हैं ऐसा, ए लाइफ नेवर पार्टेड बी, यानी कि पोएट ये बताने की कोशिश करता है कि वैसे पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं रखते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी भी बिछुड़ते नहीं है। यानी कि पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि मैं बताया कि दो जिस्म एक जान, तो पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही शारीरिक रूप से हम अलग हैं तुमसे, लेकिन आत्मिक रूप से हम तुमसे अलग कभी नहीं है, और हमेशा ता जिंदगी जीवन पर्यंत हम लोग जीवित के रूप में ही हैं, हम लोग जीवित ही हैं। तो इस कविता की सारांश इस प्रकार से बन जाती है कि मेरे लिए तो मतलब तुम्हारा काम ऐसे अच्छा होना चाहिए कि लेट नॉट दाई डाइवनिंग हर्ट, कि तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारे जो जीवन है, उसमें एक वैसा बुरा विचार नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, पहले से पूर्व विचार ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि मेरे डेस्टिनी को, मेरे भाग्य को, मेरे जो भाग्य है, जो जन्नत की जैसे हैं, वह गुनाहगार नहीं हो जाए, वह खराब नहीं हो जाए। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे डर लगता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट, और हम सोचते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ अकेला शारीरिक रूप से अलग सो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल में ही है और जीवित है, और कभी भी अलग नहीं होंगे। ऐसा पोएट जो है बोल करके वह कविता का अंत करता है। तो इस तरीके से इस कविता का व्याख्यान मैंने कर दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे नोट्स, इस कविताओं से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सब नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।